साइंस ऑफ मूवमेंट। साइंस ऑफ मूवमेंट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ मूवमेंट भी फिज़िकल एजुकेशन का बहुत ही लाजमी जुज़्व है कि साइंसी बुनियादों पर हरकत कैसे की जाती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मूवमेंट एजुकेशन कि मूवमेंट एजुकेशन क्या है। इसमें इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन्स ऑफ मूवमेंट एजुकेशन, नेचर ऑफ मूवमेंट एजुकेशन, स्कूल ऑफ थॉट्स, थ्योरीज ऑफ मूवमेंट के इसके बारे में जो नज़रियात हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट एजुकेशन की, इसकी ज़रूरियात क्या हैं और इसकी अहमियत क्या है मूवमेंट एजुकेशन की। उसके बाद इसके वामल क्या क्या हैं और मूवमेंट एजुकेशन को पढ़ाने के तरीक़ाकार, टीचिंग मेथड्स जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट्स, यानी कि जो फैक्टर्स इंसानी हरकत को या स्पोर्ट्स में, खेलों में, क्योंकि ये फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के मतलब है, खेलों में कौन कौन से वामल जो हैं इंसानी हरकत को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद सोशियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद बाकी भी है मेंटल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, मॉरल फैक्टर भी होता है, पॉलिटिकल फैक्टर। काफ़ी ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से इंसानी हरकत जो हैं वो उनमें मसले मसाइल आते हैं। ठीक तरह से बंदा अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको नहीं कर सकता, सामने नहीं ला सकता। उसके बाद जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ग्रेविटी है, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, बैलेंस, फ्रैक्शन वगैरह। ये कुदरती वामल हैं जो इंसानी हरकत को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट कॉन्सेप्ट्स कि हरकत के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। बॉडी अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे मकूला है ना, लिसन टू योर बॉडी, कि अपने जिस्म की सुननी चाहिए। जिस्म जब थक जाए तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बॉडी अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि मेरा कितना स्टेमिना है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। उसके बाद क्वालिटी ऑफ मूवमेंट के मूवमेंट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इंसानी अज्जा जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मसला मसाइल ना आए, इसलिए क्वालिटी हर मूवमेंट होनी चाहिए। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे मूवमेंट कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मूवमेंट वोकैबुलरी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स। इसमें मूवमेंट एंड म्यूज़िक, कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक के साथ हरकत करनी पसंद करते हैं। जैसे अब डांस करते हैं, ये भी तो हरकत है ना, डांस म्यूज़िक के साथ किया जाता है। वैसे नहीं कर सकते, वैसे उनका स्टेप ही नहीं बनते, स्टेमिना नहीं बनता, आपस में टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन म्यूज़िक के साथ बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लेते हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो वो हरकत में काम आती हैं। उसके बाद है जी सिलेक्टिंग फंडामेंटल मूवमेंट्स, बुनियादी हरकत इंसान की क्या क्या है। जैसे लोकोमोटर मूवमेंट्स होती हैं, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स होती हैं। लोकोमोटर मूवमेंट्स में होती हैं वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्लाइडिंग, लीपिंग, रोलिंग, ग्लाइडिंग, ये सब लोकोमोटर हैं। उसके बाद नॉन लोकोमोटर में कर्लिंग, स्ट्रेचिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, पुशिंग एंड पुलिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, स्विंगिंग, सर्कलिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी होती हैं, बहुत सी मिसालें हैं ऐसी हरकत की। फ़र्क यह है कि लोकोमोटर जो है आम रूटीन में जो इंसान की हरकत होती हैं, और जो नॉन लोकोमोटर हैं वो आम रूटीन में होती है, बल्कि वो खुद करनी पड़ती हैं। वो इंसान की फितरी नहीं होती, प्रैक्टिस करने के बाद बंदा उसका इस काबिल होता है कि नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स जो है उस अंजाम दे सके। उसके बाद एजुकेशनल जिम्नास्टिक है। एजुकेशनल जिम्नास्टिक जो है इसमें एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है जिम्नास्टिक की, तारीखी अहमियत क्या है इसकी। उसके बाद इसकी तारीफ़ क्या है और फ़िज़िकल एजुकेशन में इसमें क्या अहमियत है। फ़िज़िकल एजुकेशन में कौन कौन से अवामल हैं जिनके तहत जिम्नास्टिक जो बहुत ही ज़रूरी है, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद है सोमाटोटाइप, इसका हम देखेंगे तारीखी अहमियत इसकी देखेंगे। उसके बाद
इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, बॉडी टाइप्स जो होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एंड पे है इक्विपमेंट एंड अपरेटस, यानी कि जो जो आलात स्पोर्ट्स में मूवमेंट में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इनकी इकसाम क्या है, उसके बाद अपरेटस की इकसाम कौन कौन सी हैं, अपरेटस की अहमियत क्या है, तरीक़े अहमियत क्या है, अपरेटस को कैसे हैंडल करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, अपरेटस को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियाती जो अवामल होते हैं खेलों में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका तारफ़ कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे साइकोलॉजी की तारीफ़ और उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है साइकोलॉजी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइकोलॉजी की शाखें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि थ्योरीज़ क्या क्या हैं साइकोलॉजी की, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम तारीख़ी अहमियत जो है साइकोलॉजी स्पोर्ट्स के मुतल्लिक़ वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नेचर है वो पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में जी है जो ये खेलों में क्यों करती है अमल दखल अपना इतना ज़्यादा। उसके बाद हम इसका स्कोप क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे, इसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का खेलों में किरदार क्या है और इस पॉजिटिव किरदार क्या है वो पढ़ेंगे हम। और जो भी अवामल हैं साइकोलॉजी के, जो प्लेयर के एथलीट के साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो क्या क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद इसके जो है फ़वाइद उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नर्व सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पर्सनैलिटी एंड स्पोर्ट्स, खेलों में पर्सनैलिटी जो है उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट्स जो हैं पर्सनैलिटी के वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट्स जो हैं किसी शख्स के बारे में कि इसमें क्या क्या अहलियत है, क्या क्या खसूसियात हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो हैं, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र जो हैं उन्होंने थ्योरीज़ पेश की हैं, उन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पर्सनल प्रोफाइल्स ऑफ एथलीट्स को डिस्कस करेंगे कि हर एथलीट की जो होती है साइकोलॉजी वो मुख्तलिफ होती है, उसकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है, उसको नफ्सियाती बुनियादों पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद पर्सनैलिटी के बारे में जो इसको जानने के बाद जो फ़ायदे हमें हासिल होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, मोटिवेशन की डेफिनेशन करेंगे हम। उसके बाद हम स्पोर्ट्स मोटिवेशन देखेंगे कि खेलों में मोटिवेशन का क्या किरदार है। उसके बाद इसकी नेचर और इसकी अक़साम क्या क्या है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एथलीट का जो है बिहेवियर वो कैसा है, मोटिवेशन के ज़रिए उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोटिवेशन के जो थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और मोटिवेशन के ज़रिए प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है इसको भी डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं इसके, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपको अपनी सलाहियतों पे एतमाद नहीं तो फिर हाँ आप जितने मर्ज़ी काबिल हो तो आप किसी फील्ड में भी, ये स्पोर्ट्स नहीं किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करते। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स कोहेशन। स्पोर्ट्स कोहेशन ये होता है कि हम आहंगी, जब तक किसी टीम में एथलीट्स में हम आहंगी नहीं होगी आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे।
इसमें हम स्पोर्ट्स कोहेजन में ये पढ़ेंगे, इसकी कोहेजन की तारीफ पढ़ेंगे। उसके बाद टीम कोहेजन को डेवलप कैसे किया जा सकता है ये पढ़ेंगे। इसकी कोहेजन की यानी कि हम आगे की क्या क्या इकसाम होती है, कैसे कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है, उनको डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीम में हम आंगी जो होती है इसको अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी क्या नोयत है और कैसे इसको हम आंगी को बढ़ाया जा सकता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जी कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो उसके रवैये से उसको मोटिवेट करके बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद आता है जी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो है ये अक्सर प्लेयरों में आ जाता है, बड़े बड़े प्लेयरों इससे पा जाते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले इसकी स्ट्रेस की तारीफ पढ़ेंगे और स्ट्रेस के बारे में जो जो थ्योरीज पेश की गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस के स्पोर्ट्स के स्ट्रेस के जो फैक्ट हैं, जो जो अवामल इसको प्लेयर को स्ट्रेस के ज़रिए उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। जब तक आप कोई मंजिल अपनी सेट नहीं करते, गोल नहीं सेट करते, उस वक्त तक आप जैसे मर्ज़ी हवा में तीर चलाते रहें, आप उस तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हम गोल सेटिंग की तारीफ डिस्कस करेंगे कि गोल असल होता क्या है। उसके बाद गोल सेटिंग की इकसाम जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गोल सेटिंग के प्रिंसिपल क्या हैं, क्या किन किन असूलों पे अमल करके बंदा अपनी मंजिल एक हदफ तय कर सकता है, फिर उसको हासिल कर सकता है, पहुंच सकता है उस तक। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जी कंसंट्रेशन ऐसी चीज़ है कि जब तक आप जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बैंकर हैं, टीचर हैं, जो भी है, जब तक आप कॉन्संट्रेट नहीं करते किसी भी मैटर पे, उस वक्त तक आप उससे बेटर रिज़ल्ट नहीं ले सकते। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन में इसकी तारीफ देखेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है ये देखेंगे। फैक्टर जो कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको कंसंट्रेशन को इन्हेंस करने की, बढ़ाने की क्या क्या तकनीक हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। फील्ड इवेंट्स के ट्रैक एंड फील्ड के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, इस टॉपिक में हम ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स जो है जितनी भी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है जी एंशिएंट ओलंपिक्स जो है, कदीम ओलंपिक्स जो थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओलंपिज़म जो है वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न ओलंपिक्स, जदीद ओलंपिक जो है खेल, ये कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, किसने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ये सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी लेइंग ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है ये 400 मीटर का होता है। 400 मीटर का जो ट्रैक है ये कैसे बनाया जाता है, इसकी मेजरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं इसको बनाने के लिए, कितनी जगह दरकार होती है, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी कंडीशनिंग इन स्पोर्ट्स। कंडीशनिंग जो कंडीशन जो होती हैं इनका बहुत ही अहम किरदार होता है खेलों में। ये कुदरती वामल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुतासर भी करते हैं बाद का गेम को, किसी के फेवर में जाते हैं और किसी के अगेंस्ट चले जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही हो, ऊपर बादल होते हैं
वो बॉलिंग टीम जो है उसको एज होता है उसका, बाकी उसका बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, बैट्समैन के लिए परेशानी बनती है। इसके बाद हम करेंगे जी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। खेलों में बहुत ही अहमियत रखता है ट्रेनिंग, क्योंकि कैमरे के सामने जो नज़र आता है प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा होता है वो कुछ और होता है, जो जब वो प्रैक्टिस करता है, जो उसने ट्रेनिंग की होती है इतना लंबा अर्सा, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसने कितनी मेहनत की, हार्डवर्क की और किन असूलों के तहत वो ट्रेनिंग करता रहा है। उसके बाद है जी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इनकी मज़ाहमती ट्रेनिंग क्या क्या होती है। इसमें हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है, इसमें हम इसकी वेट ट्रेनिंग जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है जो, और कैसे इनको मुनक्किद किया जाता है, कैसे एथलीट जो है ट्रेनिंग करता है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स होती है, ये भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में होती है। कोई ख़ास किस्म की ट्रेनिंग ख़ास एथलीट के लिए होती है, उनके जिस्मानी अहलियत के हिसाब से। उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ट्रैक एंड फील्ड के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं क्या क्या हैं और इनकी अहमियत ट्रैक एंड फील्ड में क्या कैसे कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वार्म अप एंड कूल डाउन। वार्म अप और कूल डाउन जो है ट्रेनिंग में एथलीट के लिए, प्लेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बेशक वो मैच खेल के आ रहा हो या ट्रेनिंग करके आ रहा हो। सबसे पहले उसको वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद जब वो तमाम अपनी एक्सरसाइज कर ले, गेम ख़त्म कर ले, मैच ख़त्म कर ले, तो कूल डाउन ज़रूरी होता है जिस्म के लिए। कूल डाउन का फ़ायदा ये होता है कि इंसानी जिस्म की थकावट महसूस नहीं करता। उसके बाद आता है जी रूल्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। इसके रूल को क्या क्या है ये हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिन जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, इनमें जंप्स हैं, थ्रोज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जंप्स होते हैं, थ्रोज़ होती हैं, रेसेस होती हैं काफ़ी किस्म की, रिले रेसेस होती हैं, हर्डल वाली होती हैं रेसेस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। नेक्स्ट है जी रूल्स ऑफ गेम्स। रूल्स ऑफ गेम्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स के मतलब जो भी रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टूर्नामेंट्स किस किस्म के होते हैं। नॉकआउट होता है, लीग सिस्टम होता है, जो भी टूर्नामेंट की इकसाम होती हैं उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गेम्स। हर गेम की, हर खेल की अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, हर किस्म रूल्स अलग होते हैं। हम इन तमाम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, नेटबॉल, इन सब गेम्स के बारे में और जो इसके अलावा है सब गेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं, एम्पायर कितने होते हैं, रेफरीज़ कितने होते हैं, और ग्राउंड की मेजरमेंट क्या होती है, दुरानिया इसका कितना होता है, टीम के प्लेयर्स जो होते हैं किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, उनकी पोजीशन वगैरह हर चीज़ के बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी रोल ऑफ AV एड्स, यानी कि जो गेम्स हैं इनमें AV एड्स का रोल कितना है, अहम है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जदीद जो है गेम्स, उनमें इस चीज़ का रोल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कमर्शियल वगैरह, उसके अलावा TV पे लोग घर बैठे दूर दराज मैच जो हो रहा था वो देख सकते हैं। पहले ग्राउंड में जाके मैच सिर्फ देख सकते थे, अब हर जगह बैठे, बल्कि अब तो एंड्रॉयड मोबाइल पे भी वो लाइव मैच चलता है, वो देख सकते हैं। इसलिए इसका रोल जो है बहुत ही अहम है स्पोर्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी प्लानिंग फैसिलिटीज़ इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग की कैसे कैसे की जाती है, ये तमाम जो है इस टॉपिक में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब के सब हम। नेक्स्ट है जी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है इसका तारफ़ देखेंगे हम। तारफ़ में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अनाटमी और फिजियोलॉजी की तारीफ़ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा जी प्लान ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का प्लान क्या है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान में काटा जाता है। अनाटमी में इसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान में काटा जाता है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तारीफ़ करेंगे, और ये फिजियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में भी हम तफसीलन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन में हम जो पढ़ेंगे वो है एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के जो एनाटॉमिकल रीजन जो है ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे तफसील से, ये भी इंट्रोडक्शन में आता है। और उसके बाद हम अनाटमी और फिजियोलॉजी की जो अहमियत है ना इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अहमियत क्या है, स्पोर्ट्स में इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है बोन्स, कि इंसानी जिस्म में बोन्स क्या हैं और इनकी क्या क्या अक़साम हैं, कौन कौन सी बोन कहाँ है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बोन्स, बोन की फिजियोलॉजी है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, के बोन्स हड्डियों की अक़साम क्या क्या हैं। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, कि हड्डियों की साख्त कैसे है। तमाम की तमाम हड्डियाँ जो इंसानी जिस्म में हैं सारी की सारी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, और उनके बारे में हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जी एक्सल स्कल्टन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्कल्टन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन बोन्स, यानी कि जो एक्सरसाइज है इसका इंसानी जिस्म की जो हड्डियां होती हैं उन पे क्या असर होता है। एथलीट्स की, स्पोर्ट्समैन जो हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी हड्डियों पे एक्सरसाइज का क्या असर होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो भी बोन्स वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स जो या जोड़ जो हैं इनका इंसानी जिस्म में बहुत ही कलीदी किरदार है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जॉइंट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी जोड़ों की अक़साम क्या क्या हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे जी डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, कैसे कैसे इनकी बनावट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक स्केलेटल मसल्स, जो इंसानी जिस्म के मसल्स हैं जिनके सहारे हर चीज़ है, हम हरकत जो करते हैं ये मसल्स की बुनियाद पर ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंसानी जिस्म में अज़ा है वो इंसानी जिस्म में वो मसल्स का किरदार ही है तमाम अज़ा को हरकत देने में। मसल्स में हम जो पढ़ेंगे उसमें है जी सबसे पहले इनकी अक़साम, मसल्स की अक़साम कितनी हैं, किस किस्म के मसल्स होते हैं। उसके बाद मसल्स के फंक्शन क्या क्या हैं। उसके बाद मसल्स की एनाटॉमी क्या है, मसल्स की एनाटॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो मेजर मसल्स हैं इंसानी बॉडी में उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जी आर्म्स के जो मसल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एब्डोमेन के जो मसल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद गर्दन और बैक में जो मसल हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लोअर लिम्ब्स के जो मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिप एंड पेल्विस, इसके जो मसल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। लेग्स के जो मसल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये लोअर लेग्स में जो मसल होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और मसल फाइबर जो है इसकी इकसाम देखेंगे कि मसल फाइबर क्या होता है, इसकी इकसाम क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का मसल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। पिछले टॉपिक जो था बोन्स वाला उसमें था कि एक्सरसाइज का हड्डियों पे क्या असर होता है, इसमें है कि एक्सरसाइज का मसल्स पे क्या असर होता है, इसके बारे में हम गहराई में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा जी बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम में हम
जिसम में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम होते हैं, हर किसी को अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी की जो है फन फैक्ट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेल का स्ट्रक्चर जो है, खुलिया जो होता है, खुलिया की बनावट, साख्त, उसके बारे में हम तफसील में पढ़ेंगे। उसके बाद बॉडी सिस्टम्स जो हैं, इनमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके इंसानी जिस्म में खून किस तरह दिल में की तरफ जाता है और दिल से आगे जिस्म में कैसे गर्दिश करता है, फेफड़ों में कैसे जाता है, इस तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी बॉडी सिस्टम में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके निज़ाम तनफ़ुस जो है, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके इंसान खुराक खाता है, ये कहाँ से कहाँ होके कहाँ तक जाती है, कैसे हज़म होती है, इस सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम सिस्टम जो अहम हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एंड में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हम क्लियर करेंगे टॉपिक, वो है एंडोक्राइनोलॉजी जो है, इसके बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे इस टॉपिक में। पैथोलॉजी इन फिज़िकल एजुकेशन, इसमें हम सबसे पहले तो इसका तारुफ पढ़ेंगे। तारुफ में इसकी रिसर्च की तारीफ़ आएगी, तारीफ़ के बाद फिर इसकी जो है रिसर्च की इकसाम, कौन कौन सी इकसाम है वो आएंगी। उसके बाद रिसर्च की खुसूसियात क्या क्या होती हैं वो आएंगी। फिर जो तहकीक करने वाला होता है मुहक्किक, उसकी खुसूसियात क्या क्या हैं वो आएंगी। फिर मकासद के लिहाज से रिसर्च की इकसाम जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है जी साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च, के फ़िज़िकल एजुकेशन में जो साइंसी तरीक़ाकार है रिसर्च, उसके साइंसी तरीक़ाकार के लिहाज से रिसर्च कैसे की जाती है, इसमें हम साइंसी तरीक़ाकार और तहकीक पढ़ेंगे। उसके बाद साइंसी तरीक़ाकार जो है तहकीक के जो मराहल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे, नज़रिया और तहकीक में क्या फ़र्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो है साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इसमें आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्सेप्ट्स यानी कि तसव्वुरात में हम सबसे पहले तसव्वुरात की तारीफ़ पढ़ेंगे और इनकी अहमियत क्या है, अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी कौन कौन सी अक़साम है, अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और इनकी फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या क्या है अहमियत है, इस सारे सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हम वेरिएबल्स यानी कि मुतग़य्यरात में सबसे पहले इसकी मुतग़य्यरात की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद इसकी अहमियत देखेंगे। उसके बाद इनकी अक़साम क्या क्या हैं, वो सब अक़साम जो हैं कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिलेक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तहकीकी मसाइल जो होते हैं कि हमने तहकीक क्या करनी है, उसकी सिलेक्शन सबसे पहले ठीक होनी चाहिए, हमारी फार्मूलेशन उसके की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, फिर ही हम तहकीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तय तक नहीं पहुंच सकते। इसमें हम तहकीकी जो मसाइल हैं, मसले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो ताकि जो है रिसर्च उसको बिल्कुल तह तक, किसी भी किस्म की रिसर्च है जो है किसी चीज़ के बारे में भी उसकी तह तक पहुंच सकें, उसके लिए हमें सिलेक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फार्मूलेशन उसके लिए जो भी हिकमत अमली हम तैयार करें वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसका मतलब कि रिसर्च करने के लिए क्या क्या हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले तो इसकी अक़साम देखेंगे कि कौन कौन सी अक़साम है रिसर्च डिज़ाइन की, जिनमें सवालनामा होता है, इंटरव्यू होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ तर्ज पे हम रिसर्च डिज़ाइन जो है उनको तैयार करते हैं और उसके बाद हम अपनी तहकीक या रिसर्च जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है जी हाइपोथेसिस, मफरूज़े।
हाइपोथेसिस जो हैं इनमें हम मफरूज़े की तारीफ़ पढ़ेंगे। मफरूज़े की तारीफ़ के बाद हम ये पढ़ेंगे जो मफरूज़े के ज़राए हैं, कौन कौन से ज़राए हैं, किन किन ज़राए से हम मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम मफरूज़े के फ़वाइद क्या हैं, फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मफरूज़े की ख़ुसूसियात क्या हैं, ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़े वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी टूल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टूल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन कौन कौन से हम मुंतखब कर रहे हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमें बिल्कुल सही डाटा मुहैया कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम जो टूल्स हैं इनकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ख़ुसूसियात क्या क्या हैं टूल्स की, जो हम टूल सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी ख़ुसूसियात क्या हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम दर्जा बंदी जो है टूल्स की, जो सबसे बेहतर हो दर्जे के लिहाज से उस ऐसे टूल का हमें करना चाहिए, इंतखाब करना चाहिए। तो दर्जा बंदी भी पढ़ेंगे टूल्स की। उसके बाद हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरव्यू की अक़साम कौन कौन सी हैं, इंटरव्यू से हमें क्या क्या डाटा मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे जी मुशाहिदा। टूल्स में ही मुशाहिदा भी एक अच्छा ज़रिया है मालूमात इकट्ठी करने का। तो इस टूल्स ऑफ रिसर्च वाले टॉपिक में ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ डाटा। जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसको कैसे इकट्ठा करना है, उसके बारे में कैसे जानना है कि ये मालूमात कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत, इस सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे अहम चीज़, जब भी हम किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो उसका आखिरी रिपोर्ट एक बनानी होती है, उसको बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट। कि हमने इस रिपोर्ट में हम क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया, कौन सा डाटा आया हुआ है, कहाँ तक हमारी तहकीक के मुताबिक वो ठीक था, उसको हमने कहाँ तक जांचा, उसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद एंड पे जो हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं वही हमारा एंड रिज़ल्ट होता है। और ये तमाम जो रिसर्च मेथोलॉजी इस सारे का जो निचोड़ होता है वो रिसर्च रिपोर्ट में हम बनाते हैं। और फिज़िकल एजुकेशन में भी रिसर्च रिपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। जब किसी एथलीट प्लेयर या किसी मैच की प्लानिंग करते हैं, एंड पे हम चंद एक निकात जो है रिसर्च के बाद निकालते हैं कि जो हमारी अपोजिशन टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं कौन से प्लेयर की क्या कमज़ोरी है, वो सारा टीम वर्क करते हैं। करने के बाद वो फिर हम मैदान में उतरते हैं और यही रिसर्च रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है जी बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा किरदार है। उसके बाद हम बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोमैकेनिक्स में जो पहला टॉपिक होगा वो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, के एथलेटिक्स में और स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स का क्या किरदार है। इसमें जी सबसे पहले तो हम बायोमैकेनिक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं जिनकी बेस पे ये बायोमैकेनिक्स जो है काम करती है, वो फंक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स में इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी खसूसियात क्या क्या हैं, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं, और बायोमैकेनिक्स के ज़रिए कैसे प्लेयर्स अपने आप को इसका इस्तेमाल करके कैसे अपनी इंजरीज से महफूज रह सकते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मोशंस। जो हरकत होती हैं उनकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। कोई सर्कुलर किस्म की होती हैं, कोई रैंडम किस्म की होती हैं, कोई स्ट्रेट द लाइन होती हैं हरकत, इन तमाम के बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या होती हैं टाइप्स ऑफ मोशंस के, हरकत की अक़साम क्या है, फॉर्म ऑफ मोशंस क्या क्या हैं, कौन सा प्लेयर्स जो हैं उनको कैसी हरकत की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जितनी भी किस्म की काइनेटिक्स में जितनी किस्म की हरकत हैं तमाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जो है इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे
ये बायोमैकेनिक्स की एक शाख है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें काइनेमेटिक्स में आती हैं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे लीनियर काइनेमेटिक्स होती है, एंगुलर काइनेमेटिक्स होती है, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टूल्स ऑफ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मैकेनिक्स, टूल्स ऑफ मैकेनिक्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इनके जो तरक्की है ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स की के कानून के तहत ही होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स। जितनी भी खेलें हैं तमाम खेलों का खेलों में प्लेयर्स का बायोमैकेनिकल एनालिसिस होता है, जैसे हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में कि प्लेयर जो है उसको कितना स्टेमिना चाहिए, उसकी बॉडी कहाँ तक हरकत करती है, कैसे कैसे हरकत करती है, कौन से जो जॉइंट्स हैं उन पे वजन ज़्यादा पड़ता है। इन ऐसे बायोमैकेनिकल एनालिसिस जो होता है उसमें तमाम डीपली डिस्कस किया जाता है। उसमें जो तैराकी करता है बंदा, उसका जो जब वो कूदता है पानी में उस वक्त उसका मोशन कितना होता है, कितनी स्पीड होती है, किस एंगल से वो करता है, डाइव करता है। एक जो प्लेयर है, बैडमिंटन का प्लेयर है, वो किस एंगल से उसके बॉडी में कौन से जॉइंट हैं, उन पर कितना जोर पड़ता है, तमाम किस्म का जो है बायोमैकेनिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है जी स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है ये स्पोर्ट्स में बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम इसका तारफ़ जो है वो पढ़ेंगे। तारफ़ में हम आगे इसके जो हैं टॉपिक वो पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, स्पोर्ट्स में इसका क्या किरदार है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन की अक़साम क्या है, इसकी क्या नोयत है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जी स्पोर्ट्स मेडिसिन का स्कूप क्या है, स्कूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन की जो ख़ुसूसियात हैं, सिग्निफिकेंस, वो पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी ख़ुसूसियात हैं और स्पोर्ट्स में इसका किस हद तक अमल दखल है। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन की ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग कंडीशनिंग इन स्पोर्ट्स। किसी भी प्लेयर को, एथलीट को तैयार करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग के लिए कंडीशन जो हैं वो साजगार होनी चाहिए। एक बंदा है वो वेट लिफ्टर है, वो 100 किलो वज़न नहीं उठा सकता, आप उसको 150 किलो दे दें तो उसके लिए कंडीशन तो साजगार ना हुई ना। इसलिए ट्रेनिंग के लिए कंडीशनिंग जो है वो बहुत ही साजगार होनी चाहिए। इसमें हम जो देखेंगे वो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें की क्या क्या ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है एथलीट को, और कैसे करनी चाहिए, कैसा माहौल उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ये चीज़ देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की अक़साम क्या क्या हैं। बहुत किस्म की ट्रेनिंग की अक़साम है, तमाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये ट्रेनिंग मेथड क्या क्या है, ट्रेनिंग के तरीक़ाकार क्या क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका किस एथलीट के लिए मौजू रहता है। उसके बाद कंडीशनिंग के कंडीशन क्या है, माहौल कैसा है, किन हालात में एथलीट को ट्रेन करनी चाहिए, किन में नहीं करनी चाहिए। जैसे एक मकूला है ना कि लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी के मुताबिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसलिए कंडीशनिंग बहुत अहम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड एजिंग, कि खेल का उम्र के साथ बहुत गहरा तल्लुक़ है। कि जैसे जिमनास्टिक अब जो टीनेजर है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से जिमनास्टिक कर सकता है, उसके मुकाबले में 30 ईयर का जो बंदा है वो जिमनास्टिक में ओल्ड तौर किया जाता है, वो जिमनास्टिक सही तरीके से नहीं कर सकता। इसलिए स्पोर्ट्स और एज जो है इसका बहुत ही गहरा तल्लुक़ है। स्पोर्ट्स कोई भी है वो एज के साथ उसमें की परफॉर्मेंस जो है प्लेयर की, एथलीट की, उसमें कमी आती रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या है, हर किस्म की तरबियत जो है उसके असूल और ज़वाबित होते हैं, असूल क्या क्या हैं, उन असूलों के बारे में हम
पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जी ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग क्या है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और ये ओवर ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस टॉपिक को भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, इनके एक आर्म किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिनके वज़न के साथ जो ट्रेनिंग की जाती है। इसको कैसे करना चाहिए, इस टॉपिक में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ट्रेनिंग जो है ये लगातार करनी चाहिए या इसमें वक्फे लेने चाहिए, इस तमाम के बारे में एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जो है ये भी बहुत अहम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम ट्रेनिंग कंडीशनिंग इन स्पोर्ट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा जी हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज़। खेलों में इंजरीज़ जो होती हैं, यानी कि प्लेयर एथलीट जो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनमें है जी सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं, आम जो हैं इंजरीज़ क्या जाती हैं, मसल पुल हो जाता है, क्रैम्प, ये ऐसी इंजरीज़ जो हैं ये कॉमन है। उसके बाद है इंजरीज़ ऑफ अपर लिम्ब, कि अपर लिम्ब की जो इंजरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, इनको कैसे इनसे बचा जा सकता है, इन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंजरीज़ ऑफ शोल्डर। शोल्डर की इंजरीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, किस वजह से ये होती हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके शोल्डर की इंजरीज़ से बचा जा सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंजरीज़ ऑफ एल्बो। एल्बो यानी कि कोहनी की इंजरीज़ जो होती हैं, ये ज़्यादातर जो टेनिस के प्लेयर हैं उनमें होती है और इसकी एहतियाती तदाबीर जो भी हैं उन सब को के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके एल्बो की इंजरीज़ जो हैं उनसे बचा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी लोअर लिम्ब इंजरीज़। लोअर लिम्ब इंजरीज़ जो हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होती हैं, इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, इसके नुकसान क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा जी इंजरीज़ ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जो इंजरीज़ हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये इंजरीज़ क्यों होती हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। इंजरीज़ ऑफ फुट, पाँव की इंजरीज़ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पाँव की इंजरीज़ कौन कौन सी हैं, ये कैसे होती हैं और इनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। उसके बाद है इंजरीज़ ऑफ लोअर लेग, यानी कि टांग के निचले हिस्से की इंजरी जो होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती है और इसको कैसे हम कट ऑफ कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस इख्तियार करके हम इसको कट ऑफ कर सकते हैं। इंजरीज़ ऑफ नी, घुटने की इंजरी, ये बहुत कॉमन है, तकरीबन हर स्पोर्ट्स का हर गेम से जो है ना रिलेटेड प्लेयर उसको जो हो जाती है नी की इंजरी, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इन इंजरीज़ से प्लेयर को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी इंजरीज़ ऑफ अपर लेग, यानी कि टांग के ऊपर वाले हिस्से की जो इंजरीज़ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो इंजरीज़ कैसे होती हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। और इंजरीज़ के बाद जो होता है फ्रैक्चर होते हैं, कुछ इंजरीज़ होती हैं शदीद किस्म की, कुछ हल्की होती हैं जो जल्दी रिकवर हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रैक्चर होते हैं फ्रैक्चर काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इनसे बात का तो बाद एथलीट्स होते हैं उनका कैरियर ही ख़त्म हो जाता है। फ्रैक्चर से कैसे बचा जा सकता है, इनकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में हम जी जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले तो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी जो है इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा टीमों के साथ फिजियो होता है और फिजियोथेरापिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट इसी लगाया होता है टीम के साथ ताकि उसको फिजियोथेरापी के ज़रिए प्लेयर्स को इंजरीज से बचाया जा सके और उनकी जो है इंजरीज उनको कट ऑफ किया जा सके। उसके बाद योगा है। योगा बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। योगा के साथ आप अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा फिट रख सकते हैं और इंजरीज़ योगा से
मसल्स और जिसम इतना मजबूत हो जाता है कि इंजरीज से भी काफ़ी हद तक बंदा प्लेयर बच सकता है। उसके बाद होता है मड थेरेपी। मड थेरेपी अक्सर प्लेयर्स इंस्टेंट प्लेयर जो थे वो किया करते थे। इनसे इंसान के जिस्म के जो खुलिये होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और मड थेरेपी से काफ़ी किस्म की बीमारियां जो हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। उसके बाद रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी जो होती है जब प्लेयर मेंटली हो जाए, थोड़ा अपसेट हो जाए, उसमें वो की परफॉर्मेंस पे वो मसले मसाइल आ रहे हों, तो उसको बाहर रिक्रिएशन यानी कि तफरीही मकामात के ज़रिए तफरीह मुहैया करने के ज़रिए उसकी जो है परफॉर्मेंस उसको बेहतर किया जा सकता है। ये भी एक एक्सरसाइज है। उसके बाद है टच थेरेपी। टच थेरेपी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी क्लाइमेटिक स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक स्ट्रेस क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है हीट क्रैम्प्स आता है कि जो गर्मी है, गर्मी की वजह से क्रैम्प्स हो जाता है, मसल पुल हो जाते हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद हीट फैटिग आता है। हीट फैटिग जो है ये भी गर्मी की वजह से आता है। हीट स्ट्रोक आ जाता है। हीट स्ट्रोक जो है ये भी गर्मी की वजह से आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है फ्रॉस्ट बाइट या फ्रॉस्ट नेप। फ्रॉस्ट बाइट या फ्रॉस्ट नेप जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है और इसको कैसे हम कौन कौन से प्रिकॉशंस करके इख्तियार करके हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद हाइपोथर्मिया आता है। हाइपोथर्मिया भी बहुत ख़तरनाक होता है। हाइपोथर्मिया बहुत ख़तरनाक होता है। इसके बारे में हम इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि ये क्यों ख़तरनाक होता है और इससे कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बचा जा सकता है। उसके बाद एल्टीट्यूड स्ट्रेस होता है। एल्टीट्यूड स्ट्रेस जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेस कैसे होता है, कहाँ होता है और इससे प्लेयर्स को, एथलीट्स को कैसे बचाया जा सकता है। इस तमाम के बारे में हम क्लाइमेट स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है जी डोपिंग बहुत ही अहम है। पहले डोपिंग की कोई अहमियत नहीं होती थी। उसके बाद ये 1960 में पहली दफ़ा पता चला कि प्लेयर्स या एथलीट्स जो हैं वो डोपिंग करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डोपिंग पढ़ेंगे। वही जो बात मैंने की पहले कि 1960 में पहली बार पता चला कि प्लेयर्स जो हैं डोपिंग करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। उसके बाद हम एडिक्शन इन स्पोर्ट्समैन के जो स्पोर्ट्स है इसमें डोपिंग जो है इसका क्या किरदार है और इसके नेगेटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, इस सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेक्टिमेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी डोपिंग टेस्ट रेगुलेशन प्रिंसिपल्स कि डोपिंग टेस्ट जो है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं और डोपिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इस सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जी प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। अक्सर लोगों को ये होता है, मसला होता है कि वो जब वो बीमार हो जाते हैं या उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरा डॉक्टर के पास या तबीब के पास, फिजिशियन के पास नहीं जाते बल्कि ख़ुद ही दवाइयों का इस्तेमाल, मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये नहीं करना चाहिए। इससे बाज़ जान को भी ख़तरा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। वही बात कि जो सेल्फ मेडिकेशन है यानी कि ख़ुद दवाइयों का इस्तेमाल जो है इससे बचना चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या एहतियाती तदबीर करके बंदा इनको एथलीट को इन चीज़ों से रोक सकता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है करंट डोपिंग टेस्ट प्रोसीजर कि अब इस जदीद दौर में जब देखा कि प्लेयर इंटरनेशनल जितनी भी कमेटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने देखा कि प्लेयर जो हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं, डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने एक टेस्टिंग का प्रोसीजर बना दिया। उस टेस्टिंग के प्रोसीजर के मुताबिक अगर प्लेयर एक से ज़्यादा पॉजिटिव आए, डोप टेस्ट पॉजिटिव आए, तो उस पर लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। फिर वो
नहीं कर सकता, किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकता। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है उसके इजाज़त जो हैं वो भी वापस ले लिए जाते हैं। ये तमाम जो हैं टेस्ट जो डोपिंग टेस्ट प्रोसीजर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंड पे देखेंगे कि डोपिंग की अक़साम कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अक़साम हैं जो डोपिंग में होती हैं, हमें नज़र आती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लेयर जो एथलीट्स हैं वो डोपिंग करते हैं। तो इन तमाम अक़साम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डोपिंग वाले टॉपिक। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? किसी भी अदारा, कोई भी फील्ड, कोई स्पोर्ट्स, हर जगह मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कलीदी किरदार होता है। जहाँ मैनेजमेंट कमज़ोर हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छी तरह काम ना कर रही हो, वो अदारा हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी हो, वो महकमा तबाह हो जाता है। इसलिए इसकी हर जगह बहुत अहमियत है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ पढ़ेंगे और मैनेजमेंट की तारीफ़ पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है, क्या क्या फ़र्क है दोनों में। बाद लोग यही समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है और मैनेजमेंट भी वही है, लेकिन इनमें एक ख़ास फ़र्क है, वो फ़र्क भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी अहमियत जो है वो बयान करेंगे, इसकी क्या अहमियत है और खेलों में इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अक़साम हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी हम तारीफ़ करेंगे और उसकी क्वालिटीज़ हैं। एक अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है और खेलों में इसकी क्या अहमियत है और खेलों में इसका क्या स्कोप है, ये देखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन फ़िज़िकल एजुकेशन। कि फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। इसमें हम जी डिस्कस करेंगे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा होना चाहिए और कैसे वो मैनेज कर सकता है अपने इदारे को। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून, कायदा, कवायद और ज़वाबित जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अदारा या जो भी डिपार्टमेंट हो उसके अगर कवायद और ज़वाबित ना हो तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि फार्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें क्या फ़र्क है और क्या होती हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की जो खूबियाँ होती हैं, खुसूसियात, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान कि हमारे जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें फ़िज़िकल एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट है जी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन फ़िज़िकल एजुकेशन के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है फ़िज़िकल एजुकेशन में। इसमें हम पढ़ेंगे जी प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी इनके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसके असूल क्या क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे कि टीम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, टीम की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन कैसी होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम सर अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद टीचिंग लोड देखना चाहिए, देखेंगे हम कि टीचिंग लोड क्या होना चाहिए। उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एवलुएशन एंड सुपरविजन जो है इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ़िस्काल मैनेजमेंट, कि फ़िस्काल को कैसे मैनेज किया जाता है।
फिजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो देखेंगे हम कि फिजिकल मैनेजमेंट की अहमियत क्या है, इसकी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िज़िकल मैनेजमेंट की अहमियत क्या है। उसके बाद हम बजट देखेंगे, बजट कैसे बनाया जाता है, बजट की अक़साम क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिक्रिएशनल बजटिंग जो है उसके असूल क्या होते हैं, रिक्रिएशनल को ट्रिप जो अगर तरतीब दिया गया है तो उसके लिए बजट कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद बजट के स्टेज क्या क्या हैं, बजट को तैयार करने के स्टेज क्या क्या हैं, कैसे कैसे इसको किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद फाइनेंस एंड बजटिंग देखेंगे कि फाइनेंस और बजटिंग में क्या फ़र्क है और क्या क्या करना चाहिए बजटिंग के लिए। उसके बाद देखेंगे हम कि एनुअल जो बजट है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एनुअल बजट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो अशिया ख़रीदनी होती हैं यानी कि परचेज़ प्रोसीजर जो होता है बजट के मुताबिक उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कितना हमारा बजट है और कितनी चीज़ें हम जो है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज़ कर सकते हैं इस बजट के अंदर रहते हुए, कि काम भी चल जाए और बजट जो है वो भी पूरा पूरा आ सके। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ़ंड रेजिंग। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स में और मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स में अगर दूसरा ना हो, बजट में कोई आ रहा हो, कमी आ रही हो, बजट सही तरीके से मैनेज ना हो रहा हो तो उसके लिए कैंपेन चलाई जाती है फ़ंड रेजिंग। तो फ़ंड रेजिंग के बारे में भी हम इस टॉपिक में एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑफ़िस मैनेजमेंट, कि ऑफ़िस को मैनेज कैसे किया जाता है। ऑफ़िस मैनेजमेंट में सबसे पहले जो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफ़िस मैनेजमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं ऑफ़िस में, स्पेस क्या है, पर्सनल इक्विपमेंट क्या क्या हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है ऑफ़िस का वो कैसा है। उसके बाद एनवायरनमेंट और कल्चर जो है ऑफ़िस का ये कैसा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ऑफ़िस मैनेजमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑफ़िस मैनेजमेंट, कि ऑफ़िस मैनेजमेंट की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिलिंग सिस्टम क्या है इसका, और रिकॉर्ड कैसे इसका रिकॉर्ड दफ्तर का ऑफ़िस का कैसे मैनेज किया जाता है, रखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिलिंग सिस्टम जो है इसकी अहमियत और ज़रूरत इसके बारे में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में सबसे पहले हम पब्लिक रिलेशन की तारीफ़ करेंगे कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक रिलेशन की ज़रूरत क्या होती है। उसके बाद देखेंगे कि पब्लिक रिलेशन जो है इसकी अहमियत क्या है, फ़िज़िकल एजुकेशन में इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक रिलेशन जो है इसके क्या क्या असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या हैं। उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन फ़िज़िकल एजुकेशन, कि फ़िज़िकल एजुकेशन में पब्लिक रिलेशन जो है इसका क्या किरदार है, क्या रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ PET इन फ़िज़िकल एजुकेशन इन पब्लिक रिलेशन, कि जो फ़िज़िकल एजुकेटर होता है उसका पब्लिक रिलेशन में क्या रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो होता है उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उसकी खूबियाँ क्या क्या होती हैं, क्या क्या खूबियाँ उसमें होनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्लानिंग फैसिलिटीज़ इन फ़िज़िकल एजुकेशन, कि फ़िज़िकल एजुकेशन में प्लानिंग की क्या क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले जी हम पढ़ेंगे बेसिक कंसिडरेशन फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की बुनियादी कंसिडरेशन जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जी एक अच्छा जो प्लानर है, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड प्लानर, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, अच्छे प्लानर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जी अहमियत क्या है प्लानिंग की और इसकी ज़रूरत क्या है, प्लानिंग की अहमियत और ज़रूरत, नीड्स और एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे जी प्लानिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से अवामल हैं जो प्लानिंग में
पे इफ़ेक्ट करते हैं और कौन से हैं जो इसके लिए साजगार होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लानिंग की अक़साम क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्लानिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारे इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे जी स्टेप्स टू प्लान एन इवेंट, कि एक किसी इवेंट को प्लान करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी प्लानिंग एंड टीचिंग स्टेशंस, के टीचिंग स्टेशंस के बारे में जो प्लानिंग होती है उसके बारे में हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जी जिम्नेज़ियम और स्टेडियम जो है उसको बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग होती है, इन सारे के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये है जी फ़िज़िकल एजुकेशन का हमारा इंट्रो तारफ़। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक करके एक एक लेक्चर तैयार करेंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सबको। वस्सलाम।